हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बस्तर में बाघ जो चैप्टर है उसको पढ़ने और समझने वाले हैं कि इसमें कैसे एक बाघ के आतंक को दर्शाया गया है और उन लोगों के बारे में बताया गया है जो इस बाघ का शिकार बन चुके थे। और यहाँ पे बस्तर एक छत्तीसगढ़ का इलाका है जहाँ पे लोग रहते थे। वहाँ पे जो बाघ का आतंक धीरे धीरे कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित करता है उसके बारे में बताया गया है। और साथ ये भी बताया गया है कि कैसे लोग उस बाघ का सामना करते हैं। तो इस चैप्टर को लिखा है सानी ने, जो इसके लेखक है उनका नाम सानी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम जल्द ही इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको इसे पढ़ के सुनाऊंगी, फिर हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे दिन की भरी पूरी दोपहरी झूठी हो गई जब माड़िन नदी की ओर से गांव की दो युवतियां कपड़े लत्ते का होश छोड़कर चीखती चिल्लाती बेतहाशा भागी भागी आई और हमारी कॉटेज के पास गिरकर बेहोश हो गई। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो दूसरे दिन की भरी पूरी दोपहरी थी, वहाँ पर जो माड़िन नदी है, एक नदी थी वहाँ पे जिसका नाम था माड़िन। उस नदी की ओर से जो दो युवतियाँ हैं बहुत चीखती चिल्लाती हुई बेतहाशा भागी भागी आई दौड़ के, और वो कॉटेज के पास जो था उनका गिरकर बेहोश हो गई थी। तो यहाँ पे लेखक बता रहे कि हम लोग खाना खाने के बाद बाहर ही निरुद्देश्य से बैठे हुए थे, मतलब ऐसे ही बैठे थे खाना खाने के बाद में। एड टाइम का नया अंक उलट रहा था और मेरे पास कोई काम नहीं था। तो जो यहाँ पे एड है, एड एक इंसान का नाम है। एड यहाँ पे एक इंसान का नाम है जो बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा था, टाइम का अंक उलट रहा था और मेरे पास कोई काम नहीं था, तो वो ऐसे ही बैठा था। पहले पहल हमारी समझ में कुछ नहीं आया, मतलब उसे समझ में नहीं आया कि ये लोग क्यों भाग रहे और क्यों आगे से गिर गए। माड़िन नदी की ओर से अचानक दो मिली जुली व घबराहट से भरी चिल्लाने की आवाज़ आई। जब तक कि कुछ सोचने की कोशिश करे, दो युवतियाँ जैसे तैसे दौड़ती नजर आई और फिर यही देखा कि ठीक हमारी कॉटेज के पास वे आकर गिर गई। क्या हुआ कि उनकी जो कॉटेज थी उसके पास आकर वो दोनों लड़कियाँ युवतियाँ थी वो गिर गई। हालांकि हमारी कॉटेज माड़िन नदी के सबसे पास पड़ती थी, लेकिन इससे भी पहले रास्ते में लस्के का घर था, एक इंसान का घर था। संयोग की बात कि वह भी घर पर था और लड़कियों को वैसे बदहवासी से चिल्लाते और भागते देखकर उसने भी आवाज़ दी थी। मतलब जिसका घर था, जो कॉटेज से पहले गिरता था, वहाँ पे जो इंसान था वो उस टाइम पे मौजूद था। उसने भी उन लड़कियों को चिल्लाते और भागते हुए देखकर उन्हें भी उसने रोकने के लिए आवाज़ दी थी, लेकिन सुनकर रुकने का साहस किसमें था। मतलब वहाँ पे उस टाइम पे जो हो रहा था, तो युवतियों में इतना साहस नहीं था कि वो रुक के सुनकर रुक जाए कि कौन क्या कह रहा है। लपककर हम लोगों के पहुंचते तक लस्के भी वहां आ चुका था और घबराया सब पूछ रहा था, क्या हुआ क्या हुआ। जैसे ये लोग वहां तक गए तो जो लस्का था वो भी आया वहां पे और पूछने लगा कि क्या हुआ क्या हुआ। दोनों युवतियों में एक की हालत बहुत खराब थी। बदन का रहा सहा कपड़ा तार तार हो रहा था। बाहों और शरीर के दूसरे हिस्सों में कांटों की कई कई खराशें नजर आ रही थी और शायद राह में गिर पड़ने के कारण एक घुटना बुरी तरह छिल गया था। मतलब वो दोनों जो लड़कियां थी उनके पूरे जो शरीर है उसके ऊपर कांटों के कई खराशें नजर आ रही थी और शायद रास्ते में गिरने के कारण एक का घुटना भी छिल गया था। दोनों की नंगी छातियां धोखनी की तरह जल्दी जल्दी चल रही थी और उनमें से एक पूरी तरह होश में आ जाने के बाद भी बोल नहीं पा रहे थे। मतलब उनकी इतनी तेज़ भागने के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि जो उनके हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट तेज़ी से चल रही थी और होश में आ जाने के बाद भी वो ऐसी स्थिति में थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह केवल अपने पास खड़े लोगों को बद बद देखे हाँपे और रोए जा रहे थे। मतलब जो उसके आसपास लोग प्रेजेंट थे उस टाइम में उसको देख रही थी और हाँफ रही थी और रोए जा रही थी। बोलती क्यों नहीं। आखिर जब लस्के से नहीं रहा गया तो चिल्लाकर दादते हुए उसने कहा, हुआ क्या जो इस तरह मरी जा रही हो। तो वहाँ पे जो लस्के था उसने फिर दाद के उनको बोलने के लिए कहा कि क्या हुआ, ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि जो ऐसे मरे जा रही हो पर बोले नहीं जा रही हो। लड़की पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। एक बार दरी आंखों से ताक कर वह फिर रोने लगी तो एद ने स्थिति संभाली।
आगे बढ़कर उसने लश्के को चुप करवाया और लड़की के निकट बैठकर सहानुभूतिपूर्वक पूछने लगा कि वास्तव में क्या हुआ। इतना उसने चिल्लाया, फिर भी लड़की ने नॉर्मली उसको गुस्से भरी डरती हुई आंखों से देखा और फिर से वो रोने लग गई। तो जो एड था उसने स्थिति को संभाला और वो आया उसके पास और उसने सहानुभूतिपूर्वक पूछा कि वास्तव में क्या हुआ। तो फिर वो लड़की ने एक शब्द बोला, कोसी। बड़ी कठिनाई से उसके मुंह से आवाज़ निकली और वह रोने लगी। तो फिर बाकी लोगों ने पूछा कि क्या हुआ कोसी को, हाँ बोलो क्या हुआ कोसी को। तब तक आसपास के घरवाले, मासा के और अन्य कई परिवार के स्त्री पुरुष और सभी बच्चे जमा हो गए थे। क्षण प्रतिक्षण बढ़ती भीड़ देखकर दूर के घरवाले भी भागे आ रहे थे, है ना। सभी लोग धीरे धीरे जमा हो रहे थे। सहसा इतनी भीड़ से अपने को घिरा हुआ पाकर किसी की भी घबराहट का और बढ़ जाना स्वाभाविक था। लड़की ने काफी हाँफने के बाद केवल एक शब्द का उच्चारण किया, बाघ। उसने सिर्फ बाघ कहा और वैसे उसके आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी। विले जो सबसे आगे घबराया सा खड़ा था, अचानक जोर से चिल्लाया, कहा। तो फिर यक बयक सबके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी और क्षण भर के अंदर सारे गांव में खलबली मच गई। उस घबराई हुई लड़की ने दो शब्दों के उच्चारण से जिस अप्रत्याशित घटना का संकेत किया था, उसके पहले की कथा विले और कुछ गांव वालों को मालूम थी। मतलब उन लोगों को अंदेशा हो गया था कि क्या हो रहा है। मतलब एक शब्द उसने बोला, बाघ, तो बाघ से समझ गए थे कि लड़की क्या कह रही है और क्या घटना हुई होंगी। नित्य की तरह लगभग 12 बजे खाने आदि से निबट कर कोसी व गांव की अन्य 2 लड़कियां पत्ते तोड़ने के लिए वन गई थी। जंगल में गई थी अपने खाना खाने के बाद में 2 लड़कियां। पत्तों के लिए जाना ही कितनी दूर पड़ता है। माड़िन नदी से लगे हुए 100 साल के जंगल में तो बच्चे भी खेलते खेलते पहुंच जाते हैं। आबादी से बमुश्किल 1.5-2 फलांग दूर, मतलब जो आबादी है उसे 1.5-2 फलांग दूर ही है वो जंगल। आगे घटना का संबंध अनुमान से ही जुड़ जाता है। तीनों युवतियां अलग अलग फैलकर निश्चिंत पत्ते तोड़ने में लगी है। पीछे झाड़ियों से अचानक बाघ निकल आता है। कोसी के बहुत पास, जो लड़की थी कोसी नाम की, उसके बहुत पास में वो बाघ आ जाता है अचानक से। किसी एक लड़की की निगाह पड़ते ही वह चिल्लाती है और चौंक कर दूसरी लड़की भी देखती है। सब कुछ वही छोड़कर बेतहाशा चिल्लाती हुई वे दोनों भागती है। मतलब कि जैसे उनको पता चलता है कि बाघ है, वे सब कुछ छोड़ देती है और एकदम चिल्लाती है, दोनों की दोनों भागने लग जाती है। एक क्षण के लिए हक्का बक्का होकर कोसी स्तंभित रह जाती है। जो कोसी है उसको एकदम आइडिया नहीं था कि उसके पीछे ही भाग है, तो एकदम स्तंभित सी रह जाती है। फिर चीख मारकर भागने का प्रयास करती है, लेकिन उससे 1000 गुना फुर्ती से भाग उछाल मारता है और दूसरे क्षण कोसी का कोमल शरीर बाघ के खूंखार पंजों में आ जाता है। एक हृदय विदारक चित्कार और बस। मतलब क्या था कि वो जो बाघ था, अब कोसी तो उतनी तेज जा नहीं सकती थी, दौड़ नहीं सकती थी क्योंकि बाघ एकदम पास में ही था। फिर भी जैसे उसने भागने की कोशिश की, बाघ उसके ऊपर आ गया और उसने उसको क्या किया, खूंखार पंजों से उसको अपने इसमें ले लिया और बस कोसी ने लास्ट टाइम एकदम चीखा और बस खत्म। उसके बाद अपन इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है ना। तो एड ने असहाय आंखों से मेरी ओर देखा। मैं अधिक भयभीत था या द्रवित, यह कह सकना मुश्किल है। लग रहा था जैसे बाघ माड़िन नदी के पार न होकर गांव में घुस आया है और हम सबका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। मतलब इससे उन लोगों ने यह अंदेशा निकाला कि जो बाघ है उसका जो घर है, तो हम सबका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। तो उन लोगों को अंदाजा हो गया था कि जो बाघ है वो अक्सर तो जंगल में रहते हैं और जो एरिया था उतना दूर भी नहीं था, तो वहाँ तक बाघ कैसे आया। अगर वो गांव में आ गया तो मतलब सभी गांव वालों का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया होगा। लग रहा था जैसे कोसी बाघ के पंजों में नहीं मेरे सामने बैठी है, उसी तरह खुली और निश्चल। लड़कियां उसे उठाकर सोने के लिए ले जाना चाहती है, लेकिन वह नहीं हटती है। मतलब यहाँ पे इमेजिनेशन शुरू हो जाती है उस ऑथर की कि हाँ भाई जो कोसी है उसी के सामने खड़ी हुई है, उसी तरह बैठी हुई है और वो सोने के लिए ले जाना चाहती है, पर वो हटती नहीं है।
अंगीठी पर हथेलियाँ फैलाकर हंसती हुई बैठी है और वहले की चुहल से लजाकर किसी भी पर भाग जाएंगी। मतलब कि वो उसी को ऐसे इमेजिन करे कि वही बैठी हुई है, अंगीठी पे अपना हथेली फैला के बैठी हुई, हाथ सेक रही है और हंस रही है, और किसी भी टाइम वो हंसी मजाक में शर्मा के भाग जाएंगी। अब कुछ देर बाद मैंने एड से पूछा, मतलब जो ऑथर है उसने एड से पूछा कि अब क्या। देखो गांव वाले क्या करते हैं। तब तक तो कोसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुकेंगी। मैंने बेतुकी सी बात कही, हालांकि मैं जानता था कि गांव वाले भी जाकर अब उसे नहीं बचा पाएंगे। तुम क्या समझते हो कि बाघ के मुंह में भी पहुंचकर वह अब तक जिंदा होंगी? एड फीके ढंग से हंसा और अपनी मूर्खतापूर्ण बात के लिए पछताकर मैं चुप हो गया। लाख जल्दी मचाने और भागदौड़ के बावजूद 2 घंटे लग गए। गांव के अधिकांश पुरुष पहाड़ियों या खेतों की ओर निकल गए थे। उनमें से पटेल भी एक था। कोसी के घर का प्रमुख पिरचे भी नहीं था। अतः उन सबके आने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब उनके साथ साथ और काफ़ी लोग जमा हो गए तो ढोल, खाली पीपे, आवाज़ करने वाले बर्तन, आग, तीर धनुष, फरसा तथा कुल्हाड़ी आदि से लेस एक बड़ा सा समूह वन की ओर बढ़ा। मतलब उस टाइम में जब जितने हथियार और औजार उनके पास थे, सारे उन लोगों ने इकट्ठे कर लिए थे और उनको लेके वो अब जंगल की ओर जा रहे थे। तब सूरज पश्चिम की ओर काफी ढलक गया था। आकाश में बादल नहीं थे और धूप बिल्कुल साफ पड़ रही थी। अंधेरे के आने में भी अभी घंटों की देर थी, लेकिन महसूस हो रहा था जैसे ओरछा वासियों के बीच शाम हो गई है। माड़िन नदी के कगार के नीचे जल शांत सोया हुआ था। उसकी एक धार कुछ दूर पर रहा पड़ी चट्टान सी उसी तरह सूखी कर रही थी। यहाँ पे जो प्रकृति है उसके बारे में बताया गया है बड़े ही अच्छे तरीके से कि जो है दिन ढलने वाला था पर शाम नहीं हुई थी और शाम होने में अभी टाइम था, है ना। उसकी एक धार कुछ दूर पर रहा पड़ी चट्टान से उसी सूखी कर रही थी। उस पर बांस की झाड़ियों की अनगिनत कतार पीली पड़ती सी वैसी ही झुकी हुई थी। सालवनों के ऊंचे ऊंचे पेड़ पहले की तरह आकाश में सिर उठाए खड़े थे और नित्य की तरह ही दिन जा रहा था। मतलब वो पेड़ खड़े थे और दिन ऐसे ही ढल रहा था। लेखक आगे कहते हैं कि सब कुछ वैसा ही जैसे कल था या जैसे कुछ घंटों पहले था। स्वयं कोसी इसी राह से गई थी। रेत पर पड़े कई चिन्हों में से कुछ निशान उसके पांव धरने के भी होंगे। आगे आने वाले पल से बिल्कुल अज्ञात नदी, चट्टान, वन और पेड़ पौधों को उसने इसी तरह देखा होगा। तब उसे क्या मालूम था कि उन सबको वह अंतिम बार देख रही है। एक अप्रत्याशित घटना अचानक आकर एक क्षण में घट गई और एक युवा प्राण संसार से उठ गया। मतलब उसने बताया गया कि कैसे उसकी इतनी जल्दी डेथ हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अभी मैं जो अपने आसपास के नेचर को देख रही हूँ कुछ टाइम बाद मैं नहीं देख पाऊंगी और मेरा शायद ये अंतिम क्षण है। माड़िन नदी का दूसरा तट पार करते ही छोटी सी पहाड़ी आती है। मतलब जो पहाड़ी आती है वहाँ पे माड़िन नदी के दूसरे तट को पार करते ही, दरअसल वह पहाड़ी नहीं थी, वह पहाड़ी का ढलवान वाला आखिरी हिस्सा था। लेकिन उसकी चढ़ाई के लिए भी घुटनों पर हाथ रखना पड़ता था। जैसे ही उसकी शुरुआत हुई सारा समूह सतर्क होकर चलने लगा। लोग एक दूसरे के बहुत पास पास होकर शोर शराबा करने लगे। जोर जोर से ढोल पीटा जा रहा था, खाली पीपे और बर्तन बजाए जा रहे थे, पूरी ताकत से चीख मारी जा रही थी और ऐसी ही हर हरकत हो रही थी जिससे कि यदि आसपास कहीं हो तो आदमखोर बाघ दूर हट जाए या एकाएक हमला करने का साहस न कर सके। मतलब उनका ये तरीका था कि अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ होंगी तो जो आदमखोर बाघ था वो कहीं दूर चला जाएगा या फिर उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इधर लोग हैं तो वो हमला करने का साहस नहीं कर सकेगा। अब जो है एड ने राइफल रख ली थी। एहतियातन एक बंदूक मेरे हाथ में भी थी, लेकिन उसका होना ना होने के बराबर था। जिसे बंदूक पकड़ना ही ना आए ऐसे व्यक्ति के लिए उस प्राणघातक शस्त्र का मूल्य दंडे से भी कम होता है। मेरी वही स्थिति थी। मतलब लेखक के पास भी एक बंदूक थी पर अब उसे चलाना नहीं आएगा तो उसका यूज कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, वो एक डंडे जैसा ही यूज है उसके लिए, क्योंकि उसे यूज़ करने नहीं आता है तो फिर क्या ही यूज़ करेगा वो। तो डंडे जैसा ही मूल्य था ऑथर के लिए। उसके बाद चढ़ाव के बाद वाले समतल मैदान में अधिक दूर नहीं जाना पड़ा। पगडंडी के समाप्त होते ही एक खुला हुआ टुकड़ा आया और उसके साथ ही नज़र में आकर ठहर गया।
वह स्थल जहाँ कुछ घंटों पहले कोसी की चित्कार उमड़कर दिशाओं में घुस गई थी। मतलब वो उस जगह तक पहुँच गए जहाँ पे कोसी थी। एक छोटे से साल पेड़ के पास भरी बाल्टी से छलके जल की तरह कोसी का रक्त लुटा हुआ, मतलब वो उस जगह तक पहुंच गए जहाँ पे कोसी का खून पड़ा हुआ था, जैसे एक बाल्टी से छलके जल की तरह, है ना। एकाध गज की दूरी पर दो चार टूटी हुई चूड़ियाँ बिखरी थी और एक छोटे से जंगली बूटे की टहनियों में उसके गर्दन की मालाएं जा अटकी थी। मतलब वहाँ पे कोसी की कुछ चूड़ियाँ टूटकर बिखरी थी और मालाएं भी थी जो पेड़ों पे की टहनियों में अटकी हुई थी। सभी भयभीत, आतंकित और उदास आंखें उन चिन्हों को देख रही थी। केवल मैं एक क्षण बाद भीले को देखने लगा था, देख रहा था कि वह क्या देख रहा है, लेकिन क्या सचमुच। फिर सारे समूह ने वही हल्ला मचाना शुरू किया। ढोल, पीपे और बर्तन बजने लगे और लोग अजीब अजीब आवाज़ों का शोर के साथ एक निश्चित दिशा की ओर बढ़े। कोसी के शरीर से छूते हुए रक्त की सूखी धारें ही राह दिखा देती। मतलब जो वहाँ पे उसकी ब्लड की धार थी, उसी ने रास्ता दिखा दिया कि आगे किधर जाना है करके। वह दिशा जो वन घास, सियासी भूलन व काटाकुली की लताओं पर से होकर नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर की पहाड़ी पर पहुंचती थी। उसी पहाड़ी पर जहाँ की एक खूब चौड़ी और साफ चट्टान पर कोसी की नंगी देह पड़ी थी, मृत, लहूलुहान, अस्त व्यस्त और ऐसे रूप में जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ पे कोसी की लाश तक वो लोग पहुँच गए थे और ऐसी स्थिति में उसकी लाश थी कि कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, ना लेखक ने किया था कि कभी वो ऐसा दृश्य देख पाएंगा। अगर मुझे पूर्व घटना या कथा मालूम ना होती तो क्या मैं पहचान सकता था कि वो कोसी है। उसके सिर के सारे बाल बाघ ने चाटकर साफ कर दिए थे, जिसके कारण खोपड़ी चिकनी हो गई थी और मुंह लहू से ऐसा सन गया था जैसे चेहरे की एक भी रेखा स्पष्ट न थी। इसके बाद जो एड था उसने कहा कि पुअर लिटिल थिंग। एड ने सांस भरकर कहा, मुझसे कुछ कहा नहीं गया। मौत सभी को आती है, किसी को जल्दी, किसी को देर से, लेकिन कुछ के भाग्य से उसका आना ऐसा होता है कि जी दहल जाता है। क्षण काल के लिए जीवन की सारी निस्सारता मेरे सामने खड़ी होकर ठहर गई। मुझे लगा कि मेरा हृदय पूरी तरह डूब गया है और हर क्षण मेरा आकार छोटे से छोटा होते जा रहा है, यहाँ तक कि अंत में शरीर या आकृति का कुछ भी नहीं रह जाता। लगता है केवल वह निराकार शक्ति बची है जो यह सोचती रह जाती है कि वास्तव में वह है भी या नहीं। यह दृश्य देखने के बाद जो लेखक था उसे समझ में आया, वो सारी चीज़ों को एक एक तरीके से जोड़ने लगा और सोचने लगा कि भाई मौत सभी को आती है, किसी को जल्दी आती है, किसी को लेट आती है, पर कभी कभी कुछ लोगों को ऐसी आती है कि देख के ही जी दहल जाता है। और यही सोच सोच के उसका जो लगता था कि वो कितना छोटे होते जा रहा है और बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि क्या है मौत और क्या नहीं। उस रात बड़ी देर तक नींद नहीं आई। खाने की मेज से भी हम लोग जल्दी उठ गए और ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसे बात कही जा सके। एड ने दोनों के प्यालों में चुपचाप विस्की डाली। फ्रांस का टीन खोला और उस मछली के नमकीन सौद के साथ हम लोग अपना अपना गिलास पीने लगे। शायद और दिन होता तो एड मुझे एक दो पेग और पीने का आग्रह करता, लेकिन उस क्षण जैसे वह मेज पर था ही नहीं। ज़रूरत के चंद शब्दों को छोड़कर अलबत्ता उसने एक बात कही, कई बार कही, कि यह सब सुनकर फिलिस को बेहद दुख होता। कोसी तो गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। तो जो दोस्त लोग थे उनका, तो यहाँ पे एक लड़की की डेथ हो गई थी और आपस में वो दोस्त लोगों का कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा था। फिर आगे लेकर कहते हैं कि और मैं क्या सोच रहा था, किसी परिचित युवा लड़की की अकाल मृत्यु से मन पर धक्का लगना स्वाभाविक है, लेकिन शिकार वाली रात कोसी को उस रूप में ना देखा होता तो यह उदासी शायद इतनी गहरी नहीं होती। मतलब होता है ना कि जब तुम किसी की लाश देख लेते हो तुम्हें बार बार वो तुम्हारे जहन में वो दृश्य घूमते रहता है। तो सेम लेखक कह रहा है कि अगर वो उसको लाश को नहीं देखता तो इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं आता। खाने की मेज से उठकर एड अपने कमरे में चला गया। पेट्रोमैक्स के पास बैठ थोड़ी देर वह पुराने नोट्स टाइप करता रहा, फिर उसे अधूरा छोड़कर कोई मैगजीन उलटने लगा। 10 मिनट बाद उससे भी उपकर उसने कपड़े बदले, पेट्रोमैक्स बुझाया और चारपाई पर जा लेटा। वही पहाड़ी सर्दियों की रात जिसमें माड़ी नदी से धुलकर हवा आती थी, बाहर कोहरे में ठिठुरता हुआ माहौल जिसमें रह रहकर खेतों में चरते चीतल सांभर की आवाज़ डूब जाती थी।
काफ़ी देर तक एद के कमरे में चारपाई बजने की आहट आती रही। एक करवट कठिनाई से मिनट 2 मिनट चलती, फिर उसे बदलना पड़ता। आधी रात से ज़्यादा गुजरने तक वह 3 बार बाहर निकला, 2 बार बाहर जाने के लिए और 1 बार घड़े तक पहुंचकर पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है लेखक कि उसे नींद नहीं आ रही थी ये सब कुछ होने के बाद में। वो एक रात में 2 से 3 बार उसने करवटें बदली, 2-3 बार तो वो बाहर उठा, जैसे कि 2 बार वो बाहर जाने के लिए उठा और 1 बार पानी पीने के लिए पूछा। तो मतलब था कि वो बार बार सोच के उस चीज़ों को याद करके वो अच्छे से सो नहीं पा रहा था। आखिर लाख लाख कोशिश के बाद मुझे भी नींद आई, लेकिन जैसे डरती और उचटती थी। आँख लगती कुछ देर के लिए मैं सो भी जाता, लेकिन जैसे ही वह दृश्य हॉन्ट करने लगता, घबराहट में मेरी आंखें खुल जाती और उतनी सर्दी के बावजूद लगता मानो मेरा सारा शरीर पसीने में भीग गया। जब भी लेखक सोने की कोशिश करता है तो उसे वो दृश्य याद आ जाता है जो उसे हॉन्ट मतलब डराने लगता है, और घबराहट के मारे उनकी आंखें खुल जाती है और उतनी सर्दी, वहाँ पे सर्दी थी उसके बावजूद उसे उनका जो शरीर था पसीने से पूरा भीग जाता था। तीसरी सुबह देवान के पवित्र रावल में गांव के बड़े बूढ़े तथा कुछ बुजुर्ग लोग इकट्ठे हुए। मतलब वो जो देवान था सुबह देवान के पवित्र रावल में इकट्ठित हुए। आतंकित, भयभीत और बेहद घबराए हुए। यह आपत्तिकालीन पेन लसकी ताल था, मतलब जो था वो पेन लसकी ताल था, जिसमें प्रत्येक घर का प्रमुख पूरी श्रद्धा आस्था के साथ देवता के चरणों में समर्पित हो जाता है। गिड़गिड़ाए हुए स्वर में प्रत्येक की केवल एक विनम्र प्रार्थना है, हे देवाधिदेव, जंगल ही हमारा जीवन है, तेरे ही आश्रय पर हम लोग अकेले दुकेले दूर दूर तक निकल जाते हैं, पर कभी कुछ नहीं होता। तेरे सम्मान में हम लोग किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद यदि तू रुष्ट है तो जरूर कोई कारण होना चाहिए। हम अभागों से ऐसी क्या भूल हो गई कि दिन दहाड़े गांव में आमद खोर बाघ घुस आया है। तो यहाँ पे लेखक ने बताया कि कुछ टाइम बाद फिर उसने देखा कि जो तीसरी सुबह थी, वहाँ पे जो तीसरा प्रहर था, सुबह सुबह बहुत सारे लोग आए और उन्होंने उनके जो जंगल देवता है उनसे प्रार्थना की कि वे हमारे से क्या गलती हो गई, जो आदमखोर जो बाघ है वो जंगल से हमारे एरिया में आ रहा है, हमारे से क्या गलती हो गई या आप किस बात से गुस्सा हो, तो आप बताइए हमें। और फिर रिवाज के मुताबिक गांव के लश्के ने अपनी देह में देवता देवान को बुलाया और उसकी आराधना करते हुए भेंट चढ़ाई गई। अंडे, लाली, कुछ चावल, एक छोटा सा चूजा, शराब, लोहे के किसी टुकड़े से पिसे हुए अंडे के खाली छिलके, घास की पत्तियां और मयूर पंख। तो लास्ट पैराग्राफ में बताया है कि जो गांव के लोग थे उन्होंने वहाँ के जो देवता है उनकी आराधना की और उन्हें कुछ भेंट चढ़ाए और फिर घास की पत्तियाँ और मयूर पंख। तो यहाँ पे इतना बताते हुए लेखक ने यहाँ पे चैप्टर को समाप्त कर दिया और लास्ट में लिखा है कि जो ये चैप्टर है साल वनों का द्वीप से ली थी। साल वनों का द्वीप से जो लेखक ने लिखा था सान ने, वहाँ से ली गई है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है बस्तर में बाघ वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर आपको पढ़ना हो और इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।